पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग और बाकी सारे लोग वहां से कॉफिन वाली जगह पर जाने के लिए निकल चुके थे। उनके पास एक स्टार कंपास भी होता है जिसके ऊपर सवार होकर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर आने के बाद उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से हो चुका था जो उनके स्टार कंपास को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो सभी स्टार कंपास को बचाते हुए वहां से आगे निकल कर आ जाते हैं। और अब वो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर उन्हें कॉफिन मिलने वाला है, लेकिन वहाँ पर कॉफिन तो होता ही नहीं। वो जगह पूरी तरह से खाली थी, लेकिन तब वांग को पता चलता है कि यहाँ पर नीचे एक और थर्ड लेयर है और वहाँ पर हो सकता है कॉफिन, तो हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। इसलिए सभी डिसाइड कर लेते हैं कि वो यहाँ से थर्ड लेयर के अंदर जाएंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वो लोग थर्ड लेयर के अंदर जाने वाले थे, वहाँ पर जावी आ चुका था जो कि काफी टाइम से इनका पीछा कर रहा था। जावी को जैसे ही ये लोग देखते हैं, वो सभी उसको देखते साथ ही ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। डीमन जो था वो जावी से कह रहा था कि सीनियर, मैं तो आपको बहुत टाइम से पहचानता हूँ, हमारा पूरा जो क्लान है ना वो भी आपको अच्छे से जानता है, आप फायर एलिमेंट सेट के एक अच्छे खासे जीनियस भी हो। सभी उसको जो ग्रीट कर रहे थे, तो वो जो जावी था वो सिर्फ वांग को ही देख रहा था। वांग को देखने के बाद वो उससे कहता है कि बच्चे, तुम मुझे ना थोड़े से अलग लग रहे हो इन दोनों से। पता है क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बारे में पहले ही पता कर लिया कि मैं काफी टाइम से तुम तीनों का पीछा कर रहा था। ये बड़ी अच्छी बात है जो तुमने आसानी से पता लगा लिया कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वांग कहता है कि नहीं सीनियर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ऐसा फीलिंग आई थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं पता कर पाया था कि आप ही मेरे पीछे थे। बस थोड़ा मैंने सेंस किया कि कोई आस पास है, तो मैंने ये सोचा कि कोई पीछा कर रहा होगा। इसके बाद जाओजी जो था वो वहाँ पर उन सभी से कह रहा होता है कि देखो, ऊपर जितनी भी चीज थी ना उस सबको मैंने उठा लिया है। आज नहीं उठाया, बहुत टाइम हो गया, यहाँ की सारी चीजों को मैं उठा चुका हूँ। लेकिन जैसा कि इस वांग ने कहा ना कि यहाँ पर एक थर्ड लेयर भी है, तो बिल्कुल ये बात सच है कि इस जगह के नीचे थर्ड लेयर मौजूद है। तुम लोग अगर वहाँ पर जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वहाँ पर जाना है तो मुझसे लड़ने के बाद ही थर्ड लेयर के अंदर जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के हंसने की बहुत जोर से आवाज आती है। इसके बाद वहाँ पर एक एल्डर उठकर आता है जो कि कॉप सेक का एक एल्डर था। वो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि अरे वाह, अकेले अकेले पार्टी हो रही है, मुझे कोई बुलाया तक नहीं, तो सोचा कि बिना इन्विटेशन के घुस आता हूँ। जावी उस एल्डर को देखकर कह रहा था कि आप हो कौन और आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है? क्या आप हमारा पीछा कर रहे थे? पीछा नहीं कर रहे थे तो क्यों आए हो यहाँ पर? मुझे इसकी वजह जाननी है। जिस पर वो एल्डर कहता है कि देखो, यहाँ पर क्या चल रहा था मुझे उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं जरूर किसी चीज के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब वो चीज है यही थर्ड लेयर जो कि जहाँ पर तुम खड़े हो उसके नीचे मौजूद है। मैं भी थर्ड लेयर के अंदर ही जाना चाहता हूँ, तो अपना अपना रास्ता खाली करो, मुझे उसके अंदर जाना है। ये सुनकर जावी बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो जैसे ही पैर मारता है वहाँ पर कि पानी के अंदर एक भवंडर सा आ जाता है। वांग ये देखकर एकदम हैरान था कि ये दोनों बंदे ना मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के ऊपर के लग रहे हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के लेट या मिड स्टेज के तो होंगे ही। अगर ये दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं तो बड़ी तबाही आएगी। और जैसा वांग का डाउट था वही चीज यहाँ पर होने लग जाती है। जावी ने यहाँ पर जितना भी पानी वहाँ मौजूद था उन सभी का भवंडर बना लिया था। अब भवंडर को वो अपने पीछे रख लेता है ताकि उसकी मदद से वो एल्डर के साथ फाइट कर सके, क्योंकि वो किसी को भी थर्ड लेयर के अंदर अपने अलावा नहीं जाने देना चाहता। इसके बाद जैसे उसने एल्डर के ऊपर वो भवंडर की मदद से अटैक किया था, एल्डर इस अटैक से आसानी के साथ बच जाता है। वो दोनों एकदम भड़क चुके थे और एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी थे। रेड बटरफ्लाई जब ये देख रही थी तो वो हैरान हो जाती है कि ये तो बहुत खतरनाक फाइट है, ये लोग यहाँ पर ऐसे फाइट करेंगे तो ये पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर आना भी हमारा वेस्ट ही हो जाने वाला है। तो आखिर हम इन लोगों को ऐसे ये चीज बर्बाद होने तो नहीं दे सकते। इसलिए रेड बटरफ्लाई वहाँ से आगे भाग जाती है। क्या पता शायद वो थर्ड लेयर के अंदर ही जाने की कोशिश कर रही होगी। डीमन वांग से कह रहा था कि वांग, क्या तुम यहाँ पर से रिटर्न जाना चाहते हो या फिर तुम भी थर्ड लेयर के अंदर जाने की कोशिश करोगे? जैसा तुम्हारा फैसला है, मैं भी तुम्हारे फैसले के साथ ही रहूंगा। वांग कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि ये दोनों है कौन, क्या तुम मुझे डिटेल में इनके बारे में बता सकते हो? डीमन वहाँ पर वांग से कह रहा था कि मुझे तो नहीं पता कि ये जो दूसरा वाला एल्डर है वो कौन है, हो सकता है कि वो कॉप सेक्ट से आया हुआ होगा, लेकिन ये जो जाओजी है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। इसकी पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, काफी ज्यादा तबाही मचा कर रखी है इसने यहाँ पर। इसका सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन सबसे बुरी आदत इसकी वही है कि इसको लाशों से बहुत ज्यादा प्यार है। ये खाली लाशों को ही अपने पास रखता है। वो एकदम मन दबा कर यहाँ पर वांग से ये बात कह रहा था कि अगर किसी और ने सुन लिया ये बात को तो जावी उसको नहीं छोड़ेगा। वांग भी ये सुनकर एकदम हैरान रह गया था कि आखिर ये किस तरह की आदत है जिसमें को लाश ही रखना अपने पास इतना ज्यादा पसंद है। डीमन कह रहा था कि हमें सावधानी बरत, अगर इनका ध्यान हमारे तरफ आया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वांग को तो अलग ही चीज की टेंशन हो रही थी कि अगर यहाँ पर ये दोनों ऐसे ही फाइट करते रहे तो हम लोग तो खत्म होंगे, पूरा का पूरा फ्रैक्शन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना फायदा पहले ही निकाल लिया जाए। इस वजह से वो डीमन के साथ सीधा का सीधा वो जो थर्ड लेयर था वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। रेड बटरफ्लाई और वो तीनों अब तालाब के नीचे जा चुके थे जहाँ पर वांग के हिसाब से थर्ड लेयर होने वाला है। थर्ड लेयर में आने के बाद उन्हें काफी सारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल
दिखाई देते हैं जो कि हर तरफ ऐसे ही बिखरे हुए थे और उनके अंदर से बहुत ज्यादा पावर भी बाहर निकल रही थी, मानो कि ये जगह पूरी तरह से सिर्फ क्रिस्टल से ही बनी हुई है। वहीं की एक जगह पर रेड बटरफ्लाई आराम से अपना बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी क्योंकि उन दोनों से पहले ये यहाँ पर आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद वांग और डीमन भी यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं। उनके पास जो भी चीज थी जिसके अंदर वो सेलेस्टियल एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर वो सेलेस्टियल एनर्जी को कलेक्ट कर रहे होते हैं। जो भी चीज उनके पास थी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक के बाद एक करते हुए सेलेस्टियल एनर्जी जा रही थी। वांग भी यहाँ पर एक जगह पर बैठ जाता है और उसके पास जो एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसको उस डिसाइपल ने वांग को दिया था, तो उसकी मदद से वो भी सेलेस्टियल एनर्जी को कलेक्ट करने लग गया था। ये उतना ज्यादा हाई तरीके से तो एनर्जी कलेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन काम चलाने के लायक का जरूर था। जब यहाँ पर आसपास का ऑरा चेक करता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ का जो सेलेस्टियल एनर्जी है वो बाहर की सेलेस्टियल एनर्जी से भी काफी ज्यादा है। इस वजह से वो जितना हो सकता था उतनी ही एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए लग गया था, लेकिन वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को कलेक्ट ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर ज़ावी और वो एल्डर दोनों आ चुके थे। वो लोग फाइट करते हुए यहाँ तक के पहुंच चुके थे। उनकी फाइट इतनी खतरनाक थी कि यहाँ पर जितनी भी चीज थी वो सभी टूटने फूटने लग जाती है। ज़ावी उस एल्डर से पूछ रहा था कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तब से तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए, तुम्हें कोई दूसरी रास्ता नहीं दिखाई देता क्या? जिस पर एल्डर कहता है कि हाँ मैं तेरे पीछे ही पड़ूंगा ना, क्योंकि मैं तुझे मारने वाला हूँ, तुझे मारना चाहता हूँ तो मैं तेरे पीछे ही पड़े रहूंगा। तब ये सुनकर ज़ावी को गुस्सा आ जाता। वो और ज्यादा जितने भी आसपास क्रिस्टल वगैरह मौजूद थे उन सभी को तोड़कर यहाँ पर और ज्यादा हाई लेवल की सेलेस्टियल एनर्जी क्रिएट करने लग जाता है ताकि उसकी मदद से वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक बना सके और वो एल्डर की वहां पर जान ले लेगा। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह गए थे। वो जो कॉपसेक का एल्डर था वो कह रहा था कि बहुत ही कमाल की टेक्निक है, मैं भी इस तरह के पावरफुल दुश्मन से बहुत टाइम से फाइट करना चाहता था, काफी टाइम बाद तो मुझे मिला है। तेरा डेथ ऑरा जो है ना वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजा आएगा तुझसे फाइट करके। इसके बाद वो भी वहां पर अपने बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के डिमोनिक ऑरा को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से वो ज़ावी के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों का अटैक जब टकराता है यहाँ पर आपस में तो ये फ्रेगमेंट वाला हिस्सा भी काफी हद तक के टूट चुका था। ज़ावी कह रहा था कि ऐसे ही फाइट करते रहे तो पक्का यहाँ पर ये फ्रेगमेंट टूटेगा और हम सब मर जाने वाले हैं। यहाँ पर हम कितनी भी पावर का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, यहाँ पर जितना भी लेयर है इस पूरे के पूरे फ्रेगमेंट के ऊपर उन सबको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा हाई लेवल का ये फ्रेगमेंट वाला हिस्सा है। तू यहाँ पर मरेगा और तेरी कब्र भी यहीं पर खोद कर दफन भी हो जाएगी। तो बता कि तू अभी भी यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहता है या फिर ये फाइट को रोकेगा? फाइट करना है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे मरने से डर लगता है। वांग, रेड बटरफ्लाई और डीमन तीनों घबरा चुके थे। उनको पता था कि ये दोनों नहीं रुकने वाले, ये फाइट तो तब भी करेंगे। तो ये तीनों थर्ड लेयर वाले फ्रेगमेंट से भागने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीनों तो यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इनको भागते हुए वो कॉपसेक का एल्डर देख लेता है और अपनी पावर की मदद से उन लोगों को वहां पर पकड़ लेता है। जब उसके चंगुल में सीधा रेड बटरफ्लाई ही पहुंच चुकी थी क्योंकि वो रेड बटरफ्लाई की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता था। वो अपनी इविल पावर को उसकी बॉडी के अंदर डाल रहा होता है, लेकिन रेड बटरफ्लाई के पास किसी तरह का ब्रेसलेट था जिसकी मदद से उसकी पूरी तरह से इविल पावर उसके अंदर नहीं जा रही थी और वो रेड बटरफ्लाई की बॉडी पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता है ढंग से। रेड बटरफ्लाई कह रही थी कि अगर तुमने जबरदस्ती यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की तो मैं इसको तोड़ दूंगी, और ये टूटा तो ये फ्रेगमेंट वाला हिस्सा पूरी तरह से अभी के अभी खत्म हो जाएगा और इमॉर्टल रैम के अंदर इतनी बड़ी तबाही आएगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अगर इसमें भी तुम कैसे भी करके बच कर निकल गए ना तो सुजाकू ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो पूरे सुजाकू प्लेनेट पे कंट्रोल हासिल करके रखती है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दुनिया के किस भी कोने में तुम क्यों ना छुप जाओ, वहां पर आकर वो तुम्हारी जान ले लेगी। तो तुम्हारे बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए ये काम यहाँ पर तुम छोड़ दो। वर्ल्डर वहां पर उससे कह रहा था कि अरे लड़की इतनी ज्यादा घबरा क्यों गई, मैं यहाँ पर तेरी जान नहीं लेने वाला, बस यहाँ पर तेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करूंगा ताकि मैं ज़ावी के साथ फाइट कर सकूं, इससे तू मरेगी नहीं। इसकी मदद से ये फ्रेगमेंट क्रैश नहीं होगा क्योंकि अगर हम दोनों फाइट करते हैं मैं और ज़ावी तो ये फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन अगर मैं तेरी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए करूं तो तू मर जाएगी, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ्रेगमेंट को कुछ नहीं होगा। वो ज़ावी को भी कहता है कि जा तुझे जो बंदा सही लगता है ना इन दोनों में से, तो उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर ले। अब हम यहाँ पर अपनी पावर को इन बंदों के अंदर डालेंगे और इनसे फाइट करेंगे जिससे फ्रेगमेंट भी क्रैश नहीं होगा और हमारी यहाँ पर फाइट भी हो जाएगी। वो ज़ावी जो था वो एल्डर से कहता है कि मैं क्यों करूँ यहाँ पर किसी की बॉडी पे भी कंट्रोल, मुझे नहीं करना, आखिर तू है कौन और फाइट क्यों ही करना चाहता है मुझसे? देख तू थर्ड लेयर के अंदर भी आ गया लेकिन तब भी यहाँ से कुछ नहीं ले रहा है, तेरा मकसद क्या था यहाँ पर आने का वो साफ साफ बता। तब एल्डर उससे कहता है कि मैंने सुना है तेरे पास टिंगर नाम की एक लड़की की लाश है, वही लाश मुझे चाहिए, मैं वही लेने के लिए यहाँ पर तेरे पास आया था, तो इसलिए फटाफट से वो निकाल कर मुझे दे दे। ज़ावी अब तक के तो उतना गुस्सा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे उसने यहाँ पर सुना कि ये बंदा तो टिंगर को उससे दूर करने के लिए आया है तब वो एकदम भड़क जाता है। उसका गुस्सा उसके बॉडी से भी कंट्रोल के बाहर होते जा रहा था, वो बहुत
बहुत ज्यादा भड़क चुका था। उसके पावर की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही भयानक तरीके का धमाका होने लग जाता और वो अब यहाँ पर कहता है कि अब दुनिया की कोई ताकत इस एल्डर को मुझसे आज नहीं बचा सकती। तूने मेरी टिंगर के ऊपर नजर डाली है, अब मैं तुझे देखने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। तू मरेगा और बहुत बुरी वाली मौत आज तू यहाँ पर मरने वाला है। इसके बाद वो अपनी पावर को सीधा डीमन के अंदर डाल देता है ताकि उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हुए वो सीधा एल्डर के साथ फाइट शुरू कर दे, जिससे डीमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी। उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये लोग यहाँ पर फाइट कर पाते हैं। उससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।